जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जीके क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो क्लास है डेली चल रही है। और इस क्लास में हम जो है तो जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल में पिछले सालों में पूछे गए हैं। और आज का जो हमारी शिफ्ट है, तो आज में हम 13 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एक डैश एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो कौन सा एकमात्र महाद्वीप है? जरा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें कर्क रेखा जिसको हम क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर कहते हैं। और मकर रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है तो ये कहाँ कहाँ से, तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जो है तो ये एशिया, अफ्रीका एंड उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। फिर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा जो है तो ये दक्षिण अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका से होकर गुजरती है। फिर हम बात करते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न। तो ये जो है तो कहाँ कहाँ से, तो जो मकर रेखा है तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन 3 महाद्वीपों से ये होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन सी चीज़ है, यहाँ पर देखेंगे तो अफ्रीका कॉमन है, यहाँ पर भी अफ्रीका और यहाँ पर भी अफ्रीका। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों किस महाद्वीप से, ये अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। कितने देशों से, कितने महाद्वीप से, अफ्रीका से होकर ये सारी सारी गुजरती हैं। बाकी मैंने बता दिया कि 3 महाद्वीपों से ये होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है तो कर्क रेखा जो है तो भारत से होकर भी गुजरती है। कहाँ से? भारत। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये पूछ जाता। तो कर्क रेखा की जो ट्रैक है तो देखिए इसकी ट्रैक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये है इसकी ट्रैक। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड है। तो ये इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो कि भारत में होती है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो होती है भारत से नहीं होकर गुजरती हैं, बल्कि सिर्फ कर्क रेखा जो है तो भारत से होकर गुजरती है। और भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हैं सारे के सारे राज्य। तो इन सारी चीज़ों को आप जो मैंने आपको बताई तो इनको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इनको लिख लें, अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा एक रिकैप लें, ताकि आप जो है तो रिवाइज़ कर सकें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। और मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में सही नहीं है? तो उच्च न्यायालय क्षेत्र के अधिकार के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, यह अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल सही है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकार राय प्रदान करता है, ये वाला गलत है। और इसका अधिकार क्षेत्र बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है तो ये गलत हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को सलाहकार राय प्रदान करता है। नेक्स्ट, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो जो गेहूं क्रांति विशेष डाक टिकट है, ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, ये जारी किस लिए किया गया था? क्योंकि जो हरित क्रांति शुरू हुई थी जब, तो जो हरित क्रांति शुरू हुई, हरित क्रांति के कारण जो गेहूं उत्पादन था, क्या गेहूं
उत्पादन, गेहूं उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। कितनी? 12 मिलियन टन से लेकर ये 17 मिलियन टन तक जो है, पहले हमारी 12 मिलियन टन थी, फिर लेकिन हरित क्रांति के बाद जो गेहूं की उत्पादन क्षमता है ये 17 मिलियन टन हो गई थी, जिसके कारण एक गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी तो कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जिनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और जो इंदिरा गांधी हैं ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री एंड भारत की पहली एंड अभी तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के समय पर ही एक युद्ध हुआ था 1971 का, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था इस ये युद्ध। और इस युद्ध में जो है तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा जो है तो ये क्या बना था? ये बना था बांग्लादेश। तो फिर हम बात करते हैं, अब इनकी बात हो गई इंदिरा गांधी की, फिर इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जिनको हम क्या क्या, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इनको महात्मा किसने कहा? इनको महात्मा कहा रविंद्र नाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा। फिर इसके बाद इनको बापू कहा गया, बापू इनको कहा राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने इनको बापू कहा। महात्मा गांधी को जो है तो ये राष्ट्रपिता भी कहा गया, राष्ट्रपिता। तो इनको राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इनको राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा महात्मा गांधी की। और आगे बात करें तो इनको जो है तो ये हाफ नेकेड बेगर यानी अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और इसके अलावा इनको साबरमती का संत भी कहा जाता है, साबरमती का संत, साबरमती का संत कहा जाता है किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जो है तो ये भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत लौटे थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से जो है ये भारत लौटे थे। और महात्मा गांधी इनके कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन आप देख लीजिए, 1917 का चंपारण आंदोलन, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, 1919 का रॉयलेट सत्याग्रह, 1920 का असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग। फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये हैं गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। इसके अलावा गांधी जी जो हैं तो इन्होंने कुछ पत्रिकाएं चलवाई। इनकी पत्रिकाएं हैं जैसे नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन। ये सारी पत्रिका हैं किसकी? महात्मा गांधी की ये पत्रिका हैं। इसके अलावा इन्होंने किताबें भी लिखी, महात्मा गांधी की किताबें भी मैं बताता हूँ। तो महात्मा गांधी ने जो किताबें लिखी, तो महात्मा गांधी की जो किताबें हैं तो ये है माय एक्सपेरिमेंट्स, विद ट्रुथ, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु। इसके अलावा इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और इसके अलावा हिंद स्वराज। ये सारी पत्रिकाएं लिखी, ये सारी पत्रिकाएं किसने लिखी? ये लिखी थी किताबें हैं ये महात्मा गांधी की। तो ये थे महात्मा गांधी के बारे में। तो आप महात्मा गांधी के बारे में भी इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अब किसकी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले एंड सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे।
ये 1947 से लेकर अपनी मृत्यु तक 1964 तक जो है तो ये जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने एक किताब लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब लिखी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो है तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन आईएनसी का, यहाँ पर ये अध्यक्ष हुए थे, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है थे जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास के साथ मिलकर, कब, 1923 में। और यहाँ पर जगह नहीं बची तो इसलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ बात करके। और मोतीलाल नेहरू 1919 का अमृतसर अधिवेशन आईएनसी का, और 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पर जो है तो ये मोतीलाल नेहरू आईएनसी के अध्यक्ष बने। और 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पर भी लेकर आए थे, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो इन सारी चीज़ें जो मैं आपको बताई हैं तो उनको आप नोट कर लेंगे, पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो पोस्ट करेंगे वीडियो को, और इन सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं तो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और यहीं से भी आगे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1266 और 1287 के बीच भारत पर शासन किया था? तो किसने 1266 से लेकर 1287 तक भारत पर शासन किया था? तो ये किया था गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से लेकर 1287 तक जो है तो भारत का सुल्तान रहा। और जो गयासुद्दीन बलबन है गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। कौन सा? 9वें नंबर का सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जिसने सजदा एंड पेबोस, सजदा और पेबोस प्रथा को अपनाया। तो सजदा और पेबोस प्रथा क्या थी? तो सजदा और पेबोस प्रथा ये थी कि जैसे ही आप अगर दरबार में जाते और सुल्तान बैठे होते थे तो इनको जो है तो इनको सजदा करना होता था, और इनके जो पैरों का है इनको बोसा लेना होता था, यानी इनके पैरों को भी चूमना होता था। फिर इसके अलावा इसने जो है तो जब ये सुल्तान बना तो सबसे पहले इसने तुर्कान चहलगानी, रुक जाइए, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान चहलगानी को इसने ख़त्म किया। तुर्कान चहलगानी को इसने ख़त्म किया। और तुर्कान चहलगानी जिसमें 40 पावरफुल तुर्क सरदार होते थे, इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको ख़त्म किया। तुर्कान चहलगानी को किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन जो कि नवरोज़ त्यौहार लेकर आया, नवरोज़ त्यौहार लेकर आया। इसने लौह और रक्त की नीति, लौह एंड रक्त नीति भी अपनाई। और इसके अलावा इसने दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग, और दीवान ए वजारत यानी वित्त विभाग की स्थापना की थी गयासुद्दीन बलबन ने। और 1287 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन बलबन की। फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए दिख रहा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो ये मोहम्मद गौरी, किसका? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो ये गुलाम वंश का संस्थापक भी है, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक है। इसने जो है तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और 1206 से 1210 तक जो है तो इसने इस पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को जो है ये कहाँ पर, इसने राजधानी अपनी लाहौर बनाई थी। कहाँ पर? लाहौर बनाई थी। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि जो है ये लाखों का दान करता था। कई बार इसने लाखों का दान किया, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाने लगा। और इसके अलावा जो है तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इसने जो है तो सबसे पहले कहा जाता है कि इसने की जो नींव रखी थी ये 1192-93 में रखी गई थी, लेकिन कई जगहों पर ये दिया गया है इसकी जो नींव है ये कब 1199 में रखी गई थी कुतुब मीनार की। और कुतुब मीनार की जो नींव बनवाई गई थी जो किसके सम्मान में? तो एक सूफी संत थे, इनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, इनके सम्मान में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने जो है तो ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन इनके समय पर जो है तो एक ही मंजिल इसका बनवाया था, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी जो मृत्यु हुई थी ये 1210 में
चौगान खेलते हुए, चौगान खेल रहे थे और चौगान से खेलते हुए ये घोड़े से गिरे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और फिर इनको जो दफनाया गया था ये कहाँ पर, ये इनको लाहौर में, जहाँ पर इनकी राजधानी थी, यहाँ पर इनको सॉरी, इनको जो है ये दफनाया गया। फिर उसके बाद कौन सुल्तान बना, तो इनके बाद जो सुल्तान बना था तो ये बना था आराम शाह, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था, लेकिन ये इन्होंने कुछ दिन ही इसने शासन किया। फिर उसके बाद जो है तो शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश था, इसने इसको हटा दिया आराम शाह को और खुद सुल्तान बन गया। और ये तीसरा सुल्तान था, कौन सा, तीसरा सुल्तान था गुलाम वंश का। और जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है तो इसने जो है तो कुतुब इसको दिल्ली रुक जाइए, इसको गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम वंश का असली संस्थापक, गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है। कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है तो इसने जो है तो एकता प्रणाली चलाई, एकता प्रणाली, कौन सी, एकता प्रणाली चलवाई। इसके अलावा इसने चांदी का टंका, चांदी का टंका एंड तांबे का जीतल, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये जो है तो इसने सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश जो है तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, कहाँ पर, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसके अलावा जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, यानी स्लेव्स ऑफ स्लेव्स कहा जाता था। और जो इल्तुतमिश है, इसने जो कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। तो ये सारी चीज़ें हैं इल्तुतमिश के बारे में, इनको भी आप नोट कर लेंगे। जो मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, तो कौन सा अधिकार है जिसे मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। तो देखिए, हमें जो संविधान में हमें कितने, हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कितने, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और ये सारे के सारे मौलिक अधिकार जो है तो संविधान के भाग 3 में, कहाँ पर, संविधान के भाग 3 में ये दिए हुए हैं। हम बात करते हैं तो हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो हमें प्राप्त है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर इसके अलावा हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं और मैंने अनुच्छेद के साथ बता दिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और फिर यहाँ पर ऑप्शन में दिया है शिक्षा का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का या शोषण के विरुद्ध। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21A में आता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसको 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन नहीं किया गया। तो यह है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है तो यह वर्णित नहीं किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल जान लीजिए। जो संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार आज के टाइम पर जो है तो संविधान के भाग 12 में
अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A में जो है ये संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है। और संपत्ति का अधिकार जो है तो आज के टाइम पर अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो संपत्ति का अधिकार जो है तो ये कानूनी या संवैधानिक अधिकार माना जाता है, कानूनी अधिकार ये माना जाता है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था, यानी जब हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें जो है तो हमें जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 एंड अनुच्छेद 31 में जो है तो संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, एक संविधान संशोधन अधिनियम आया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि मूल रूप से हमारे संविधान में दिया गया था, इसको जो है तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में एक नया अनुच्छेद बनाया गया, जिसमें जो है तो ये अधिकार रख दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। और ये आज के टाइम पर कानूनी अधिकार है हमारा, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने डैश को होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की। कैंसर को रोके, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, औद्योगिक कचरे का प्रबंधन करें या हवा की गुणवत्ता में सुधार। तो फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर को रोके को होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की थी। और ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का है, क्योंकि ये 2022 में ये एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन है, तो इसलिए 2022 का करंट अफेयर्स का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये किसे किया गया था, तो ये 2022 में किया गया था अपर्णा सतीशन को। किसको, अपर्णा सतीशन को। और जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य शैली, इससे संबंधित है। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो लंबी छोटी आंत की आवश्यकता जो होती है तो ये घास को पचाने के लिए, किसको, घास को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या दर्शाता है। तो बैडमिंटन में जो पीला कार्ड है ये दर्शाता है क्या, जो दर्शाता है दुराचार के लिए चेतावनी। यानी आप बैडमिंटन में कोई ऐसा काम कर देते हैं यानी जिससे दुराचार हो जाता है, तो उसके लिए पीला कार्ड दिखाया जाता है, यानी दुराचार के लिए चेतावनी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, तो ये जो स्थापित हुआ था तो ये 11 मार्च 1891 में कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में ये स्थापित हुआ था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पीडीआई को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीआई यानी व्यक्तिगत आय, ठीक है। तो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान, ठीक है, माइनस गैर कर भुगतान ये होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना वर्ष में हुई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी तो हुई थी 1872 में। कब, 1872 में वायसराय म्यू के समय पर। किसके, वायसराय म्यू के समय पर। लेकिन अगर पूछ जाए कि पहली पूर्ण जनगणना, तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है तो ये 1881 में हुई थी। कब, 1881 में। और वायसराय रेपिन के समय पर हुई थी और हर 10 साल में जो है तो ये एक बार होती है। और हमारे भारत में जो लास्ट जनगणना हुई थी कब, ये हुई थी 2011 में। कब, 2011 में। और ये जो है तो ये 15वीं भारत की 15वीं एंड स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी जो 2011 में हुई। इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण जो इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट, कुनबी नृत्य डैश के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। कुनबी नृत्य जो है कहाँ के, तो कुनबी नृत्य जो है तो ये गोवा के ये आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा में जो है तो ये देखनी, फुगड़ी, शिगमो ये लोक नृत्य भी मनाए जाते हैं। कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में से क्या कहते हैं। तो फिलीपींस में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं टाइफून। क्या, टाइफून कहा जाता है फिलीपींस एंड जापान में। जापान में भी इसको टाइफून कहा जाता है। हरिकेन इसको अटलांटिक महासागर में कहा जाता है, अटलांटिक महासागर।
अटलांटिक महासागर में जो है इसको टाइफून हरिकेन कहा जाता है। और विली विली जो है तो इसको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था? तो चौसा का युद्ध जो है तो कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ये किस किस के बीच में ये हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो कि सूरी वंश का संस्थापक था, इनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है हुमायूं हार गया था और शेर शाह सूरी जीत गया था। फिर इसके बाद 1540 में एक और युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है। ये युद्ध भी किस किस के बीच में? तो ये युद्ध भी जो है तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसमें भी इसने जो है तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और फिर यहाँ पर जो है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने इनको 2 युद्ध में हराया। चौसा का युद्ध है और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, इन दोनों युद्ध में हराया शेरशाह सूरी ने। और इसके बाद जो है हुमायूं जो है तो ये अफगानिस्तान भाग गए थे। और फिर हुमायूं जो है तो ये वापस 1555 में आया। कब? 1555 में आया। और सरहिंद का पहला युद्ध हुआ। सरहिंद का पहला युद्ध, सरहिंद का पहला युद्ध हुआ। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये जो युद्ध में हुआ था ये हुआ था हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी। तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था सरहिंद का पहला युद्ध 1555 में। और इस युद्ध में जो है हुमायूं जीत गया था और फिर से इसने जो है तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और जो हुमायूं है तो हुमायूं पर एक किताब लिखी गई है। ये किताब का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है इनकी बेगम गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि इनकी बहन थी, इन्होंने लिखी थी। और हुमायूं का मकबरा जो कहाँ पर स्थित है? तो जो स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे को जो है तो बनवाया था इनकी बीबी हाजी बेगम, बीगा बेगम ने इनको जो है तो ये हुमायूं का मकबरा बनवाया था जो कि दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना डैश में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो ये कहा था इन्होंने गुजरात में कि गुजरात में ये पर्यटन को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट, डैश प्रसंस्कृत स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट सड़क प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया। तो ये था सूरत। कौन सा? सूरत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस देश ने 1923 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। और इसको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, क्या? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इसको कहा जाता था, राष्ट्रमंडल खेलों को। और राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी पहली बार हुई थी तो ये कहाँ पर ये हुई थी? कनाडा में। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा में 1930 में पहली बार ब्रिटिश एम्पायर गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। और जो अभी लास्ट वाले हुए हैं, लास्ट तो जो लास्ट हुए 2022 में हुए, कहाँ पर ये हुए थे? बार्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पर? बार्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और जो नेक्स्ट होंगे तो जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये 2026 में होंगे। कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये होंगे। और राष्ट्रमंडल खेल यानी इनको जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं इनमें वही देश जो हैं तो शामिल होते हैं इन गेम्स में जिन पर जो है तो ब्रिटिश ने शासन किया था। यानी जो देश ब्रिटिश के गुलाम रहे उन्हीं देशों को इसमें खेलने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी का स्थल मंडल डैश प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अचानक शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होती है? तो क्यों होती है यहाँ पर आप 4 को 4 पढ़ेंगे। और इसके बाद जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन का कारण बनता है। तो अचानक शारीरिक गतिविधि में ऐंठन क्यों होती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तंभ ए के तत्वों को स्तंभ बी के उन तत्वों के समूह से मिलाइए जिनसे वे संबंधित हैं। तो जिनसे वे संबंधित हैं तुम देखते हैं तो Na यानी सोडियम, फिर ये कॉपर, मैग्नीशियम और हीलियम, ये आपको पता है। तो इसको हमें सही मिलाना है। तो हम देखते हैं तो सोडियम एक क्षारीय धातु है, बिल्कुल सही है। फिर Cu यानी कॉपर, तो कॉपर का अगर हम देखें तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी फर्स्ट का ए, ठीक है। और फिर सेकंड का
सी, सेकंड का सी से हम मिलाएंगे, और जो थर्ड है, थर्ड का बी से, और फोर्थ का डी हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान डैश घराने के संस्थापक थे। तो ये जो है तो किराना घराने के, किसके, किराना घराने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। तो ये प्राप्त है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, पोहार या कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस वंश का बंदरगाह था। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये चोल वंश का था, चोल वंश का बंदरगाह था। और चोल वंश जिसकी इसका संस्थापक है विजयालय चोल, विजयालय चोल जो है इसका संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर तो स्थित है, करनाल हरियाणा में। कहाँ पर, करनाल हरियाणा में जो है ये स्थित है, हरियाणा में। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के जो 2022 में पूछे गए थे। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हम आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।